हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एथिक्स CS4 क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। अपने इस आज पार्ट 3 में हम कांट की नीति मीमांसा के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी लेंगे और कांट जैसे टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज काफ़ी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एथिक्स CS4 की क्लासेस हैं। आज हम अपनी इस क्लास में पार्ट 3 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 में आज हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब जैसे हम ये देखेंगे कि कांट की नीति मीमांसा क्या है, अर्थात कांट का एथिक्स के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। साथ ही कांट का जो निरपेक्ष आदेश है, जिसको हम कैटेगोरिकल इम्परेटिव सिस्टम बोलते हैं, वो क्या है, उसे भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। कारण ये जो नीति मीमांसा है, इसी का अंतर्गत इन्होंने निरपेक्ष आदेश की बात की है, या कहें कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव की बात की है। ठीक है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार कांट के नैतिकता को निर्धारित करने वाले वो नियम कौन कौन से हैं, यानी कि कांट ने किन किन रूल्स को कहा है कि ये रूल्स अगर किसी भी पर्सन के अंदर होते हैं तो वो व्यक्ति काफ़ी मोरल होता है और उसके द्वारा जो वर्क किए जाते हैं वो सभी मोरलिटी को प्राप्त होते हैं। जब इतनी बातें हम देख लेंगे तब हम इन सभी नीतियों का, यानी कि नीति मीमांसा का, कैटेगोरिकल इम्परेटिव सिस्टम का, उनके नैतिकता के मानकों का और उनकी नैतिकता की पूर्व शर्तों का, इन सब का हम मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में कांट की कोई रेलेवेंस है भी या नहीं भी, या केवल कांट एक अध्याय में एक चैप्टर बनकर ही रह गए। क्लियर? तो काफ़ी डिटेल से हमें ये पढ़ना है। जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बस 2 से 3 बातों को ध्यान रखना है। 2 से 3 बातों को क्या? पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी पहले सुन लेना है। बीच बीच में आपको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके 2 रीज़न होंगे। पहला रीज़न ये होगा कि इसकी जटिल शब्दावलियाँ, दूसरा रीज़न होगा कि इस विषय के प्रति आपकी पूर्णतया अनभिज्ञता, यानी कि आपको इसका नॉलेज ही ना होना। ठीक है। लेकिन जब आप ये धीरे धीरे जैसे ही पूरा वीडियो देख लेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद जब हम लास्ट में आपको इसका क्विक रिवीजन कराएंगे या जब इसका मूल्यांकन कराएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा, कांट की नीति मीमांसा का मतलब ये होता है, अच्छा, इसके निरपेक्ष आदेश का मतलब ये होता है, इसके नैतिकता को निर्धारित करने वाले नियमों की अपनी एक ये सीमा है और इसकी नैतिकता की जो पूर्व शर्तें हैं उनकी ये आलोचना है, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए पहले आप ध्यानपूर्वक केवल नीति मीमांसा को सुने, ध्यानपूर्वक निरपेक्ष आदेश को सुने, ध्यानपूर्वक इनके नैतिकता के निर्धारित करने वाले नियमों को सुने। ठीक है। और जब आप सुन लेंगे तब आप लास्ट में देखेंगे कि आपके मन में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे थे, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप नीति मीमांसा को पढ़ेंगे तो कई बार आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि साहब ये बात तो बिल्कुल गलत है, कांट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कांट होता कौन है ऐसा बोलने वाला। आपके मन में प्रश्न उठेंगे और वो प्रश्न उठना लाजमी है, क्योंकि आप भी एक बौद्धिक परक पर्सन हैं। आप भी आज बौद्धिकता के उस नव युग में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन धैर्य रखना जब तक हम आपको पूरी नीति मीमांसा का मूल्यांकन न कवर करा दें। क्लियर? उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए और उम्मीद ये भी है कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रह जाए तो बताना। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपका क्रिस्टली क्लियर ना हो जाए और आपके माइंड में एक इमेज ना क्रिएट कर दे। क्लियर? और कांट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें जब आप एनलाइटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ पे कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा जब वहाँ पढ़ते हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो हम अपनी कहानी की अब शुरुआत करते हैं। इतनी बातें बेसिक इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि होता यही है कि जब बच्चे टॉपिक इसकी शुरुआत करते हैं तो देख कर ही भाग जाते हैं।
भगने के कई सारे रीजन, एक तो वर्ड ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, निरपेक्ष, आदेश, नीति, मीमांसा, समझ में नहीं आता, लेकिन हम आपको एक एक वर्ड को भी क्रिस्टली क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम अपनी कहानी की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको 2 से 3 चीज़ें हम बता देना चाहते हैं। 2 से 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हमने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट टोटल पहले ही भेज दिए हैं। 3 पार्ट का मतलब एक पार्ट है हमारा प्रोमो का, दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज एथिक्स, और तीसरा पार्ट है हमने उसमें आपको पढ़ाया था क्या बताइए, एजेंट थ्योरी, यानी कि अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत। और हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से क्या पार्ट होते हैं, बट वो आज हम बताएंगे फिर पार्ट में। लेकिन आप अगर जब तक इन 3 वीडियो को नहीं देखे होंगे, आज का ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग पहले इन 3 वीडियो को देख लें, जाके प्लेलिस्ट में यूट्यूब के आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनकी आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बात बताते हैं आज की जो हमें क्लास की शुरुआत करनी है। क्लास की शुरुआत हम करें इससे पहले एक बार हम आपको प्रीवियस पार्ट में जो कैटेगरी बनाई थी नॉर्मेटिव एथिक्स को लेकर, ठीक है, उसे एक बार आपको हम बता दें। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब होता है, हमने आपको बता दिया था, वर्णनात्मक नीतिशास्त्र। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके हमने आपको बताए थे 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एजेंट थ्योरी, दूसरा पार्ट होता है एक्शन थ्योरी। क्लियर, आपको पता है अच्छे से। एजेंट थ्योरी के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और आपकी कन्फ्यूशियस। क्लियर, सुकरात को, प्लेटो को और कन्फ्यूशियस को हम अलग से पाश्चात्य विचारकों के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन एजेंट थ्योरी में केवल हमें अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत पढ़ना होता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। क्लियर, ये है हमारा दूसरा एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी के 2 पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया था। एक था डियोंटोलॉजी थ्योरी, एक था टेलियोलॉजी थ्योरी, यानी कि एक था नियमवादी, ठीक है, या नियमवादी को आप एक तरीके से मान सकते हो यहाँ पे निरपेक्ष, ठीक है। ये थे प्रयोजनवादी, ठीक है, इनको आप मान सकते हो सापेक्ष, यानी कि परिणाम सापेक्ष और परिणाम निरपेक्ष। क्लियर, डेंटोलॉजी और टेलियोलॉजी। डेंटोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जो डेंटोलॉजी है इसमें 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट है कांट। वास्तव में कांट को ही प्रमुख माना गया है। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना कि कितने टाइप्स के कौन कौन सी चीज़ें हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, गीता का निष्काम कर्म। और तीसरा पार्ट हमने आपको बताया था अंतःप्रज्ञावाद। इतनी बातें आप समझ गए। जब हमने टेलियोलॉजी की बात की थी तो इसमें हमने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताए थे, यानी कि हमने टोटल आपको वैसे 8 बताए थे कि 4 अलग हैं और 4 अलग हैं। क्लियर, 8 में हमने आपको बताया था एक उपयोगितावाद, एक बताया था कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी, एक हमने आपको बताया था क्या कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्टेरियन, और हमने एक बताया था आपको फेमिनिज्म। क्लियर, ये 4 चीज़ें हमने आपको बताई थी। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, ईगोइज्म बताया था, इंडोइज्म बताया था आपको। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। और फिर हमने आपको यहाँ पे इन 2 थ्योरी में बताया था परफेक्शनिज्म क्या होता है, और यहाँ पे हमने बताया था इवोल्यूशनिज्म क्या होता है, यानी कि विकासवाद क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पूर्णतावाद, सुखवाद और स्वार्थवाद, ये 4 आपको बताए थे, यानी कि टोटल हमने यहाँ पे 8 बताए थे। हम टेलियोलॉजी को आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम डेंटोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और डेंटोलॉजी में भी आज हम कांट को सिर्फ डिस्कस करेंगे। कल हमारा जो पार्ट आएगा उसमें गीता का निष्काम कर्म होगा, परसों जो पार्ट आएगा उसमें अंतःप्रज्ञावाद होगा। क्लियर, ऐसे करके हमें डिस्कस करना है। तो आज हमें कांट को डिस्कस करना है। आप इतनी बातें आप समझ गए होंगे, आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इनको पार्ट वाइज कैटेगराइज किया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यूपीएससी में क्वेश्चन सिंपल से आते हैं, बट बच्चे इन सिंपल से क्वेश्चन को भी सही से लिख कर नहीं आ पाते। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यही इसीलिए हमने आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कवर कराया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी थ्योरीज को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि वास्तव में कांट की जो नीति मीमांसा है वो क्या है। ठीक है,
और कांट ने अपनी नीति मीमांसा के संदर्भ में क्या क्या बातें कही हैं। ठीक है, तो हम अपनी इसकी शुरुआत करें। पहले इन वर्ड को ही हम पूरी तरीके से खंडित करें ताकि एक एक वर्ड हमें क्लियर रहे। मीमांसा का मतलब होता है तार्किक व्यवस्था, ठीक है, या कहें कि नैतिक व्यवस्था। नीति का मतलब होता है नियम, यानी कि कांट के वो जो तार्किक व्याख्या वाले नियम हैं वो कौन से हैं, जिसमें तथ्य और तर्क का समन्वय है। ठीक है, जिसमें केवल अनुभव और बुद्धि ही ना होकर उसमें तथ्य और तर्क के समन्वय के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, इतना ही समझना था। अब प्रश्न ये उठता है कि कांट की जो नीति मीमांसा है उसे इन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो कहा यह जाता है कि अगर हमें कांट की नीति मीमांसा को पढ़ना है तो हमें इनके केवल एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है निरपेक्ष आदेश। ध्यान देना, निरपेक्ष आदेश यूपीएससी का यही एक मानक वर्ड है, इसलिए आपको ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, निरपेक्ष आदेश के अंतर्गत ये क्या कहते हैं? निरपेक्ष आदेश को ही कहा जाता है कैटेगोरिकल, ठीक है, इम्परेटिव। यहाँ ध्यान देना, कैटेगोरिकल इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब ये होता है कि ये काम करना चाहिए। ठीक है, कैटेगोरिकल का मतलब ये होता है कि ये काम हर एक परिस्थिति में ही करना चाहिए। मतलब परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को ये काम करना ही चाहिए। इतनी बातें आप समझ गए? यानी कि निरपेक्ष आदेश का जो मतलब है वो एक तरीके से यही है कि व्यक्ति को बिना किसी कर्म के परिणाम की अपेक्षा करते हुए केवल और केवल साध्य रूप में कार्य करते रहना चाहिए। ये है कांट की नीति मीमांसा का कैटेगोरिकल इम्परेटिव का कॉन्सेप्ट। इतनी बातें आप समझे? नहीं समझे? क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ लाइन होती है। फिलॉसफी की यही खास बात होती है कि अगर एक बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उसको फिर से समझाओ। ठीक है, तो सिंपल सी देखिए, इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए निरपेक्ष आदेश के हिसाब से इनका मानना है कि मान लीजिए आप आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, आप डेली आंसर राइटिंग ये सोचकर करें कि हमें आंसर राइटिंग करना है। ये सोचकर मत करें कि आप यूपीएससी में टॉप कर जाएंगे। ये सोचकर आप मत करें कि मास्टर आपको प्राइज प्रोवाइड करेगा। यानी कि लालच और लोभ और परिणाम की आकांक्षा न होकर केवल विशुद्ध रूप से अपने को कर्तव्य मानकर कर्तव्य करना। यानी कि आपको कोई बाहरी व्यक्ति आकर ये न बताए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको कोई बाहरी व्यक्ति आकर ये न कहे कि ये कृत्य आपको अनिवार्यता करना चाहिए, बल्कि आपकी अंतःप्रेरणा ये कहे कि ये कार्य करना उचित है और ये कार्य मेरे जीवन का अंतिम साध्य है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यानी कि बिना कर्म की फल की इच्छा किए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। इसीलिए कहा जाता है कि कांट की जो नीति मीमांसा है वो गीता के निष्काम कर्म के समकालीन हो जाती है या उसके समकक्ष आ जाती है। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए कि निरपेक्ष आदेश सामान्य तौर पर क्या होता है। देखो, अभी हम आपको सब कुछ बेसिक पढ़ा रहे, परिभाषा के रूप में क्या है अभी हम सब बताएंगे, लेकिन जब तक आपको बेसिक ना पता हो तो फिर परिभाषा समझने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप निरपेक्ष आदेश समझ गए कि बिना किसी पावर के, बिना किसी अथॉरिटी के प्रेशराइज किए हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी परिणाम की चिंता करते हुए केवल और केवल अपना साध्य करना, केवल और केवल अपना कर्म करना, ये समझकर कि ये कर्म करना मेरा दायित्व है और मैं अपना ये कर्म करूँगी। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, अब प्रश्न आता है कि ठीक है सर, ये तो हमने बेसिक रूप से जान गए, इसकी ऑथेंटिक परिभाषा क्या है या इसका प्रिंसिपल क्या है। आपने लास्ट पार्ट में, हमने जो पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें एक वर्ड आपको दिया था प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि नियम बदल सकते हैं, मूल्य बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत हर एक परिस्थिति में सार्वभौमिक ही होते हैं। ये परिभाषा हमने आपको वहाँ बताई थी।
आपने देखा होगा, इसीलिए हम एक एक वर्ड को क्लियर करके चलते हैं। कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी के इंटरव्यू में सामान्य तौर पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल के प्रति आपके विचार क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये नैतिकता का जो कांट का सिद्धांत है वो किस तरीके से कैटेगोरिकल इम्परेटिव से प्रेरित है। ये कहते हैं अपने इस निरपेक्ष सिद्ध आदेश में, क्या कहते हैं कि नैतिकता ना तो मनुष्य की इच्छाओं या भावनाओं से ग्रसित संबंधित होती है। कहने का मतलब यही है कि ये कहना चाहते हैं कि जो नैतिकता होती है ना, वो ना तो मनुष्य की इच्छा से प्रेरित होती है और ना ही उसकी भावना से प्रेरित होती है, बल्कि उसके क्या है, विशुद्ध कर्तव्य या उसकी अंतः चेतना से प्रेरित होती है। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, किसी ने कहा थोड़ा ना है, अगर किसी ने कहा होता तो अभी तक आप थक गए होते। आपके अंदर से प्रेरणा आई, आपके अंदर से भाव जागृत हुए कि हमें आईएएस बनना है। ठीक है, तो ये किसी इच्छा का परिणाम नहीं है, ये किसी भावना से ग्रसित नहीं है, बल्कि ये अंतर्मन से निकली एक विशुद्ध चेतना का पर्याय है जो आपको कर्तव्य की ओर उन्मुख करती है। इतनी बातें आप समझ गए, बस इतना ही आपको समझना था, बाकी डिटेल में जानकारी अब आपको आगे मिलेगी। ठीक है, इतनी बातें समझने के बाद कांट ने एक कॉन्सेप्ट और दिया, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनका संकल्प। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कर्तव्य के पथ पर चलता है तो वो कर्तव्य उसके लिए शुभ है या अशुभ है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति शुभ संकल्प को लेकर आगे बढ़ता है, शुभ संकल्प का मतलब आपको आईएएस बनना है क्योंकि आपको समाज की सेवा करनी है। ध्यान देना, आपको आईएएस बनना है क्योंकि आपको समाज की सेवा करनी है, इसीलिए संकल्प क्या हुआ, शुभ हुआ। लेकिन किसी एक समाज में, किसी एक देश में, किसी एक परिस्थिति में जरूरी नहीं होता है कि आपका ये आईएएस बनना वहां पर भी शुभ ही माना जाए। क्लियर, इसीलिए कहा जाता है, कांट ये कहते हैं कि कई बार ज्ञान हो, तर्क शक्ति हो, स्वास्थ्य हो, धन हो और यश हो, ये पूर्णतया हम शुभ नहीं मान सकते। समझना, ये पूर्णतया हम शुभ नहीं मान सकते, क्योंकि कभी कभी ये जो ज्ञान होता है ना, कभी कभी अशुभ कार्यों की ओर प्रमोट कर देता है। आपने देखा होगा कि आतंकवादियों में ज्ञान तो होता है, लेकिन वो मिसाइल जो बनाते हैं वो विनाश के लिए बनाते हैं। तो ये कभी कभी क्या कर देता है कि संकल्प को अशुभ बना देता है। इसीलिए कहा गया है कांट के द्वारा कि केवल शुभ संकल्प ही उच्चतम शुभ है, लेकिन पूर्ण शुभ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे सिंपल सी बात बताइए, आप लोग आज आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका संकल्प शुभ है कि हाँ हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार के हिसाब से हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट सपोज आप इसमें फेल हो गए, या सपोज आप पास हुए लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में हुए, तो क्या आपको उतनी आनंद की अनुभूति होगी जितनी आनंद की अनुभूति आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में होती? नहीं होगी। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो शुभ संकल्प होता है वो आनंद के अनुपात में इक्वल नहीं होता। कई बार हम आईएएस बन तो जाते हैं लेकिन उतने प्रसन्न नहीं रहते जितना हम आईएएस की तैयारी करते वक्त प्रसन्न रहे थे। इसीलिए कांट कहते हैं कि आप जो कर्तव्य करें वो केवल कर्तव्य के लिए करें। ये सोचकर मत करें कि ये जो आईएएस हम बनेंगे तो ये हमें शुभ और अशुभ की ओर ले जाएगा, ये हमें आनंद की अनुभूति कराएगा, ये हमारे अंदर वो जिज्वासा, वो उम्मीदें जगाएगा कि जो हमने सपने बुने थे वो सच में सही हो गए। कई बार आपने देखा होगा कि कई आईएएस ऑफिसर जो बच्चे हैं शुरू में कितने ज़्यादा खुश होते हैं कि अब आईएएस वो बन गए, आईएएस बन गए, लेकिन जब वो आईएएस बन जाते हैं तो उतने ही दुखी रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा थी,
वो सोचते थे कि उनको रोज आनंद ही आनंद मिलेगा और उनके जीवन में अब सब कुशल मंगल ही होगा, यानी कि आईएएस हम बन गए, समस्याएं हमारे जीवन की समाप्त, जबकि समस्या की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो शुभ संकल्प है उसने उसी अनुपात में आपको आनंद दिया, और अगर उसने उसी अनुपात में आपको आनंद नहीं दिया तो इसके लिए आपको अगले जन्म तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये कांट कहते हैं। कांट कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप इस जन्म में शुभ संकल्प कोई किए, आपने कोई अच्छा काम किया और आपको इस वर्ष पूरा आनंद नहीं मिला उसी के अनुपात में, तो आपको अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगले जन्म में आप आत्मा के रूप में फिर से जन्म लेंगे। अब यहाँ से समझना, हालांकि आगे की बात है बट यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कांट अब जब आत्मा को कह रहे, अगले जन्म की बात कह रहे, तो कांट इस जगह पे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार लेते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी बात क्या है कि कांट एक और बात कहते हैं, वो ये कि जो ये शुभ संकल्प है, जब हम शुभ संकल्प की ओर बढ़ते हैं तो आनंद जरूरी नहीं है कि हमें इक्वल मिले, और जब आनंद इक्वल नहीं मिलता तो इनका आपस में संघर्ष होता रहता है। और कई बार क्या होता है कि मानव शुभ संकल्प से प्रेरित होगा, क्यों? क्योंकि उसको बिना किसी कर्म, बिना किसी परिणाम की अभिलाषा के कर्म करना है, लेकिन उसको आनंद भी चाहिए। तो आनंद भी उसको एक साथ मिले और उसको शुभ संकल्प भी उसका साकार हो, ऐसा सामान्य मानव नहीं कर पाता है। यानी कि बहुत रेयर लोग होते हैं इस दुनिया में जो आनंद के साथ साथ अपने शुभ संकल्प को क्रियान्वित करें, और जब आनंद के साथ साथ वो शुभ संकल्प को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं तो उनको हताशा लगती है। इसीलिए कांट कहते हैं कि इसके लिए एक सर्वशक्तिमान की जरूरत है, एक उस परम शक्ति की जरूरत है, एक उस न्यायप्रिय शक्ति की जरूरत है जो आनंद और शुभ के मध्य में तारतम्य स्थापित करके जीवन को शुभ संकल्पित बनाए। और इसी को उन्होंने कहा है कि एक ईश्वर की जरूरत है। यानी कि आत्मा के अस्तित्व को और ईश्वर के अस्तित्व को वो कुछ इस तरीके से स्वीकारते हैं। इतनी बातें समझ गए। बाकी हम आपको ये डिटेल में बताएंगे, अभी यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया ताकि आपको आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना लगे। क्लियर। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है। वो प्रश्न क्या उठता है? वो ये कि जब इनसे पूछा गया कि ठीक है भाई साहब, हम ये सारे काम करेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आखिरकार इंसान कर्तव्य करे ही क्यों, काम करे ही क्यों? तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, मानव के पास ना एक तो बुद्धि होती है, ठीक है, दूसरी तरफ उसके पास कई सारी लोक लुभावन बातें जैसे वासना, भावना और उसकी इच्छा, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, आपस में इनको कॉन्ट्रडिक्ट कराती हैं, आपस में इनको लड़ाती रहती हैं। और इस द्वंद्व की स्थिति में मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पे विलग हो जाता है, यानी कि अपने उस कर्तव्य पथ से वो विमुख होकर वासना और भावना और इच्छाओं में संलग्न हो जाता है, जिस कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और कहा यही जाता है कि मानव तो एक बौद्धिक प्राणी है, यानी कि बौद्धिक प्राणी जब वासनाओं में और भावनाओं में और इच्छाओं में उलझ जाता है तो उसकी बौद्धिकता भ्रष्ट हो जाती है और वो पशुवत बन जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि आप जब कर्तव्य करें, आप जब कर्म करें, तो उस कर्म को करते वक्त विशुद्ध चेतना का पर्याय दें। यानी कि आप कर्म इसलिए ना करें कि आपको सामने वाले से कोई लोभ मिलना है, कोई लालच मिलना है, आपका कोई उससे हित जुड़ा हुआ है। आप इसलिए भी कर्म ना करें कि आपकी इच्छा हुई, आपकी भावना हुई कि हमें उत्तर लेखन करना है तो हमने कर दिया, आपको लोभ हुआ इसलिए कि आंसर राइटिंग करने पे हमें पुरस्कार मिलेगा, तो ये दोनों के दोनों जो कृत्य हैं ये नैतिक नहीं हैं, ये दोनों के दोनों कृत्य अनैतिक हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आपको पता चला कि सामने एक जो पर्सन है उनका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है।
अब एक्सीडेंट हो गया, आपने उनकी मदद कर दी, आपने उनको हेल्प पहुंचा दी, आपने ये जो उनको मदद की ना, ये प्रशंसनीय तो हो सकती है, यानी कि तारीफ योग्य हो सकती है, लेकिन ये नैतिक नहीं है। नैतिक इसे आप मत समझ लेना। आप ये मत समझ लेना कि आपने अपने जीवन का आज सबसे बड़ा कर्तव्य कर दिया। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, फोटो पे स्टेटस लगा देते हैं कि देखा आज मैंने कितनी बड़ी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है। ये कहते हैं ये नहीं नैतिक है, ये अनैतिक कृत्य है। अनैतिक क्यों है? क्योंकि इसमें आपने अपनी इच्छा को देखा, अपनी वासना को देखा, और वासना और इच्छा की प्रेरणा के आधार पर आपने कर्म किया, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं आपका स्वहित था, आपका अपना हित था। इसलिए लालच में आकर, लोभ में आकर आप ये कार्य मत करें। जैसे दूसरा, वो जब उनसे पूछा गया तो दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई वकील है, वो हमेशा अपने मुवक्किल को बचाएगा, उसके लिए तथ्य और तर्क के लिए दिन रात मेहनत करेगा, इसलिए मेहनत करेगा कि वो केस जीत जाए और उसकी प्रशंसा हो। अब वो वकील मुवक्किल के लिए क्या कर रहा है? हित में कार्य कर रहा, लालच में काम कर रहा कि आगे उसको चलकर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो क्या इस वकील के द्वारा किए गए इस कृत्य को हम नैतिक मान लें? कांट कहता है नहीं, ये नैतिक नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, देखो अभी ये कांट कह रहा है, कांट जो कह रहा है हमें चुपचाप सुन लेना है। कांट के बाद कांट की बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी चुपचाप इनको सुनते रहिए। कांट जितना बोल रहा है ना, कहा जाता है ना कि पहले सामने वाले को सुनो और फिर उसे समझो और फिर उसे जवाब दो। तो वही हम काम करेंगे कि पहले हम कांट की एक एक बात को सुनेंगे और फिर इन एक एक एग्जाम्पल को हम खंडित कर देंगे, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो कांट यही कहते हैं। कांट का मानना है कि अगर किसी वकील ने अपने मुवक्किल को बचाया तो ये वकील का जो कर्तव्य है ये नैतिक रूप से उचित नहीं है। इसको हम नैतिक मूल्य नहीं कह सकते। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने अपना जो कृत्य किया वो कृत्य वास्तव में सही है। समझ गए? अब आप सोचोगे सर ऐसे आप पढ़ा रहे हो, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होता है कि कई बार आपको केस स्टडी मिलती हैं। यूपीएससी में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारी आपको केस स्टडी करने को मिलती हैं। उन केस स्टडी में ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, आप जब केस स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा कि आप सड़क से जा रहे थे, आपको एक पर्सन ऐसा मिला, आप वहाँ पे कृत्य करेंगे तो इस कृत्य को आप क्या संज्ञा देंगे, वहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज करेंगे। निश्चिंत रहिए, जब हम आपको केस स्टडी कराएंगे ना तो वहाँ पे इन सब को हम इंसर्ट कर दिया करेंगे। इसीलिए हम आपको पहले जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबको कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि एक बार आप थ्योरी कंप्लीट कर लो और फिर एक बार थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब आप आगे केस स्टडी करें तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। और बच्चे क्या करते हैं, पहले केस स्टडी करते हैं, बाद में थ्योरी पढ़ते हैं, तो ना तो केस स्टडी उनकी सॉल्व होती है और ना ही थ्योरी उनकी सही होती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए कि वास्तव में एक हिसाब से अगर हम मोटे तौर पर ये कहें कि अपनी इस पूरी स्टोरी को कवर करें कि कांट के अनुसार उसने 3 टाइप के कर्म बताए। एक वो कर्म जो किसी वासना या किसी इच्छा से प्रेरित है, एक वो कर्म जिसमें किसी का अपना हित जुड़ा है, और एक वो कर्म जो विशुद्ध रूप से, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पटाक्षेप नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, वो केवल कर्तव्य के लिए किया गया कर्तव्य है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें हो गई तो कुछ लोगों ने कांट से पूछा कि ठीक है, आप इतने दिन से जब देखो तब कर्तव्य और बिना कर्तव्य की बातें करते रहते हो, तो आप ये बता दो कि भाई साहब कर्तव्य आखिरकार है क्या? कोई भी कृत्य कर्तव्य किस श्रेणी में माना जाता है? तो कांट ने इसी की जो व्याख्या की है कि क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, उसे ही इन्होंने अपना कैटेगोरिकल इम्परेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में नाम दिया। यानी कि निरपेक्ष आदेश ही वास्तव में कांट की वो फिलॉसफी है जिसमें वो बताते हैं कि एक मानव को किस तरीके से कर्तव्य करना चाहिए और वास्तव में कर्तव्य होता क्या है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए,
जब इतनी बातें आप समझ गए तो अब आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आया होगा कि ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए कि इन्होंने निरपेक्ष आदेश की बात की, यानी कि इन्होंने कैटेगोरिकल इम्परेटिव की बात की। मैं बार बार कैटेगोरिकल इम्परेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव क्या है, ठीक है। तब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव हम किसे कहें, ठीक। कैटेगोरिकल इम्परेटिव के संदर्भ में यहाँ पे पहले आप देखिए दो वर्ड हैं, पहले भी हमने आपको बता दिया। एक वर्ड है आदेश और दूसरा वर्ड है निरपेक्ष। निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सुख हो या दुख हो या परिणाम कुछ भी आए, हमें इन सभी में समभाव रखना है। यानी कि बिना परिणाम की इच्छा किए कोई व्यक्ति अपना निष्काम कर्म करता रहे, उसे कहते हैं निरपेक्ष। आपने गीता में एक वर्ड सुनते होंगे, जब अर्जुन से परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या होता है कि वो मनुष्य जो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मोह में, क्रोध में, भावना में, तृष्णा में एक समान रहे। मतलब परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो वो बिल्कुल कूल रहे, परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो वो बिल्कुल स्थिर रहे। ज़्यादा पैसा आ जाए तो भी मनोरंजन ना करे, पैसा हो भी ना तो भी मनोरंजन ना करे। यानी कि एक समभाव हो, एक संतुलित जीवन हो, उसको बोलते हैं निरपेक्ष, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। क्लियर? आदेश इसे क्यों कहा गया? आदेश इसलिए ये कहते हैं क्योंकि जो मानव होता है ना, कभी कभी वो वासना और इच्छा से प्रभावित होकर अनैतिक कार्य करने लगता है। जैसे सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों के जीवन से रिलेटेड है, क्योंकि जो मैं देखता हूं वही मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि कई बार आप लोग जैसे दिल्ली के मुखर्जी नगर में जब रहने जाते हैं, ठीक, तो मुखर्जी नगर में आपको काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। कोई लड़का मिला, कोई लड़की मिली। देखो, लड़की बुरी होती है नहीं होती है, लड़का बुरा होता है नहीं होता, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी कहानी बताना चाह रहा हूँ। आप लोग ऐसे हैं या नहीं है ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल बताऊँगा तो आप में से कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ टच करेंगे। आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी सहेली ऐसी होगी, आपका मित्र ऐसा होगा, आपका सखा ऐसा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में ये निरपेक्ष आदेश किस तरीके से हमें ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप जब मुखर्जी नगर में रहने गए तो आपको कई सारी लड़कियां मिली, कई सारे लड़के मिले। इन्होंने क्या किया कि आप एक गांव से आए थे, इन्होंने कहा अरे तुम शहर में आई हो, ऐसे कैसे रह सकती हो, थोड़ा सा ले लो ना, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक काम करो, थोड़ा सा लेग पीस खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो ना, आज बुलाते हैं ना किसी को, आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अरे यार तुम भी यूपीएससी की तैयारी करने आए हो और यहाँ पे मदिरा ही ना हो तो मज़ा ही किस बात का, रम लो ना थोड़ी सी। ये जो चीज़ें होती हैं उस वक्त क्या होता है, आप होते हैं अकेले, समझाने वाले 10 उल्लू आपके पीछे। ठीक है, अब वो 10 उल्लू जब आपको समझाएंगे, बार बार प्रेशराइज करेंगे, अरे एक छोटा सा पी लेने से थोड़ा ना कुछ होगा, एक दिन पब में जाने से कुछ थोड़ा ना होगा, एक दिन किसी के साथ सो जाने से कुछ थोड़ा ना होगा। मतलब ये जो प्रवृत्तियां आपके ऊपर फोर्स की जा रही हैं, आप कितने भी अच्छे होंगे ना, जब इतने गंदे गंदे लोग आपके ऊपर फोर्स करेंगे, आपका मतलब आप नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, जब इतने गंदे गंदे लोग आपको फोर्स करेंगे तो आप बिगड़ जाएंगे। और जब आप बिगड़ जाएंगे तो उस बिगड़ने से बचाने के लिए एक ऐसी फोर्स चाहिए जो इन सब को इक्वली करके हटा दे। और वो फोर्स होती है आपके माता पिता, वो फोर्स होते हैं आपके संस्कार, वो फोर्स होती हैं आपकी परवरिश, वो फोर्स होती हैं आपके सपने, जो आपको इस चीज़ के लिए रोक देते हैं कि नहीं मुझे वासनाओं में नहीं पड़ना है, नहीं मुझे इस कृत्य में नहीं पड़ना है, नहीं मैं शराब पीने नहीं आई, नहीं मैं किसी दोस्त से लड़के से बातचीत करने नहीं आई, नहीं मैं किसी के साथ प्यार मोहब्बत या किसी के साथ ज़िंदगी व्यतीत करने नहीं आई। मेरा सपना था आईएएस बनना, मैं आईएएस बनने आया हूँ। मेरा सपना है आईपीएस बनना, मैं आईपीएस बनने आया हूँ। मैं ये चंद लम्हों के लिए अपने अंदर के भौतिक प्लेजर को दुनिया के सामने नहीं अभिव्यक्त करना चाहता, मेरे अंदर आत्मिक प्लेजर है। मैं जब तक 10 किताबें ना पढ़ लूँ तब तक मुझे खुशी नहीं होती। 10 बोतल दारू पीने से मेरा क्या जाएगा। ये चीज़ जो होती ना, ये जो आपको फोर्स करता है,
कांट कहते हैं वही निरपेक्ष आदेश है। यानी कि कोई आपसे अगर यहाँ पे विनती करेगा, मान लीजिए एक पर्सन है, अंदर से आत्मा आपसे कहती नहीं है मत पियो यार, क्यों पी रहे हो, मत इस लड़की को ऐसे बुरी नजर से देखो, मत इसके ऊपर ऐसी कोई छीटाकसी करो, मत इसको कोई ऐसे गंदे अपशब्द नाम मत दो। लेकिन आपको अंदर से आपकी आत्मा जब ये बार बार कह रही होती है तो आप नहीं मानते हो, आप बोलते चुप बैठो, मैं सब कर लूंगा, तुम्हें ज्यादा पता है। मन में ये आता है, अंतर्ध्वनियां बार बार एक दूसरे से द्वंद्व में टकराती हैं और आप नहीं मानते। लेकिन वहीं अगर आपके पिताजी हों, आपकी माताजी हों, आपके संस्कार हों, तो 2 थप्पड़ खींच के मारते हैं कि अच्छा ज़्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो, अच्छा ज़्यादा शराब पीने की ज़रूरत है, ज़्यादा सिगरेट पीने के लिए पड़े हो। आपने देखा होगा वैसे बच्चे घर में ना एक बीड़ी भी नहीं पीते हैं, लेकिन दिल्ली में मुखर्जी नगर में आके क्या करेंगे, गोल्ड फ्लैग सिगरेट पियेंगे, विल्स पियेंगे और भी उससे बड़ी बड़ी सिगरेट वो पियेंगे। क्यों? क्योंकि बाप ने पैसा भेजा 15,000, किस लिए, बच्चा तैयारी कर रहा होगा। माँ ने सब्जियां बेच कर पैसा भेजा, किस लिए, कि बेटी दिल्ली में पढ़ाई कर रही होगी। पता चलता है दिल्ली कहाँ जा रही, पब में घूम रही, कहाँ जा रही, सहेलियों के साथ पैक लगा रही। मतलब शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को जो अपने माँ बाप के पैसे का इस तरीके से अपव्यय करते हैं। इसी चीज को कांट कहता है कि एक फोर्स होनी चाहिए, एक संस्कार होने चाहिए जो उस व्यक्ति को दंडित करें, उस व्यक्ति को बाध्य करें कि आप जो कृत्य कर रहे हैं वो कृत्य अनुचित है, वो कृत्य पापी है और वो कृत्य आपके अपने कर्तव्य पथ से विमुख कर देगा। इसीलिए कर्तव्य करो, इसीलिए बिना मोह बंधन के वासनाओं से विमुक्त हुए कर्तव्य करो। नींद नारी भोजन को त्याग कर कर्तव्य करो, ये कहना चाहते हैं कांट। समझ रहे? इसी चीज को तो समझना है। देखो ये जितनी भी चीजें इसलिए थोड़ा ना आपको पढ़ने को दी जा रही हैं कि आपको कांट पे पीएचडी करनी है, ये इसलिए दी जा रही हैं कि अगर आज भी आप अपना जीवन में बुरा कृत्य करते हैं, आज भी अगर आप बुरी संगतों में पड़ गए हैं, देखो एक बात बहुत अच्छी मैं बताऊं, आपके 100 फ्रेंड गधे हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, समझ गए। अकेले रहो वो बहुत अच्छी बात है। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं अरे हमारी फ्रेंड लिस्ट में 100 फ्रेंड है, पता चला वो 100 के 100 गधे हैं। गधे का मतलब क्या होता है, उनमें सब में कोई ना कोई बुरी आदतें हैं जो आप में नहीं है। आप हमेशा उन्हीं को दोस्त बनाइए ना जो आपके व्यक्तित्व से मैच करते हो। और एक बात हमेशा मैंने पढ़ा है, स्टीव जॉब्स को, स्टीफन हॉकिंग को, एलन मस्क को, इनके जीवन की एक खास बात रही है, इन लोगों ने हमेशा एक ही बात बोली है कि दोस्त हमेशा अपने से बेहतर क्वालिटी वाले को बनाना। मतलब उसमें 10 क्वालिटियां तुमसे ज्यादा हों उसे ही अपना एक फ्रेंड बनाना। क्यों? क्योंकि जब तुम उसके साथ नित्य रहोगे ना, अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे ही जीवन में। जैसे मैंने अपने जीवन में एक भी दोस्त नहीं बनाया, एक भी दोस्त से दोस्ती नहीं की, क्योंकि क्या, सबके सब मक्कार, सबके सब दारूबाज, सबके सब सिगरेट पीने वाले। दोस्त क्यों बनाए भाई? दोस्त का मतलब ये होता है कि आपके संस्कार उसके संस्कार से मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, आपके विचार उसके विचार से मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। और जब आपके विचार उसके विचार से मैच ना करें, जब आपके आचार उसके आचार से मैच ना करें, अगर वो अपवित्र है तो आप भी अपवित्र माने जाएंगे, क्योंकि आपने उसे चुना ही क्यों। आपके अगर आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति हिटलर है और आप गांधी को भी अपने घर में पूजा करके रखते हैं तो फिर आप बेकार हैं, क्योंकि गांधी और हिटलर में कोई समानता ही नहीं है, किसी भी लेवल पे समानता नहीं है। तो वही चीज आपको करना है। कांट यही कहता है, कांट ये कहता है कि आपको जो कृत्य करने हैं वो बिल्कुल नैतिक दृष्टि से उचित होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई लोभ या लेस मात्र का संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। इसको जो बोलते हैं निरपेक्ष आदेश, ठीक है, ये चीजें जान गए। कांट ऐसा नहीं है कि केवल निरपेक्ष आदेश की बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि कई सारे सापेक्ष आदेश भी होते हैं, यानी कि जो मनुष्य को बाध्य करते हैं कि उनको ये विशिष्ट काम करना ही करना है। जैसे सिंपल सी मैं आपको अगर बात बताऊं आपको, जैसे आप इस एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी इस एग्जाम को आप दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इस एग्जाम में सक्सेस होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। हमने आपसे कहा कि आप लोग नित्य आंसर राइटिंग करिए, नित्य क्वेश्चन करिए, नित्य पढ़ाई करिए, तो ये हमने आपको आदेश दिया सापेक्ष,
यानी कि हमने आपको बता दिया कि आपको ये काम करना है, दिख रहा है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप सही से मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने एग्जाम में पास नहीं होंगे। इसलिए हमने जो आदेश दिया वो हो गया सापेक्ष। लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते वक्त अगर आपने सोच लिया मैं आईएएस नहीं बनी तो, मैं आईएएस बन गई तो, ये जो ड्रामा होगा वो कहलाएगा निरपेक्ष आदेश। यानी कि आप पढ़ाई इसलिए मत पढ़ो कि आपको सफल होना है या विफल होना है, आप पढ़ाई इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको पढ़ना है, वो आपका कर्तव्य है। यानी कि अपने कर्तव्य को फुलफिल करने के लिए पढ़ाई करो, उसके परिणाम के लिए पढ़ाई मत करो। कांट ये कहते हैं। कांट का निरपेक्ष आदेश एक तरीके से गीता के निष्काम कर्म के इक्वल आ जाता है। बताएंगे उसकी सीमाएं क्या है ये भी बताएंगे, बट अभी आप इतना ही समझ जाइए। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए कि निरपेक्ष आदेश क्या है और सापेक्ष क्या है। यानी कि कांट ने केवल निरपेक्ष की बात नहीं की, उन्होंने सापेक्ष की बात की कि व्यक्ति के पास अगर एक गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए जो उसको फोर्स प्रमोट करेगी वो उसके लिए एक सापेक्ष आदेश होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जो निरपेक्ष या सापेक्ष जो ये आदेश है, ठीक है, ये कब मिलता है, इसे कौन देता है, कब देता है, ठीक है। तो कांट कहते हैं कि भाई साहब जो निरपेक्ष आदेश होता है ना वो नियम पर आधारित होता है, उसका एक अपना नियम होता है और ये नियम सार्वभौमिक होता है। ध्यान देना यहाँ पे इस बात को, बहुत बड़ी लाइन है ये। यहीं पे इनके इस थ्योरी की कैटेगोरिकल इम्परेटिव की क्रिटिसिज्म भी होता है। कांट कहते हैं कि जो निरपेक्ष आदेश होता है वो ऐसे नियमों पर आधारित होता है जो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब कि दुनिया में हर व्यक्ति को वो कृत्य करना ही चाहिए, मतलब उसके बिना वो कृत्य कर ही नहीं सकता। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो उसे पानी पीना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पानी नहीं पी सकता है, ठीक है। यानी कि वो काम करो जो सभी कर रहे हो। सभी क्या करते हैं, जैसे कई बार लोगों को लगता है ना कि आत्महत्या जो करना है ना, क्या सभी लोग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। कितनी भी परेशानी हो, क्या सभी लोग आत्महत्या करते हैं? नहीं करते। तो कांट कहते हैं कि जब सभी लोग आत्महत्या नहीं करते और आप आत्महत्या कर रहे हो तो आप अनैतिक हुए। क्यों? क्योंकि ये निरपेक्ष आदेश नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है कि सभी लोग परेशानी में आत्महत्या ही करते हैं। तो अतः आप अगर आत्महत्या कर रहे हो तो आप अनैतिक कहलाओगे। कांट ने यही नहीं रुके, वो आगे और भी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आपने किसी को वचन दिया कि हाँ मैं तुम्हारा साथ जन्मों जन्म निभाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ सारे कस्में सारे वादे निभाऊंगी, और मैं वो छोड़कर चली गई। अब यहाँ पे गाना मत गाना कि बड़े पछताओगे, ठीक है, मतलब वो छोड़कर चली गई। अब आप क्या करोगे? रोगे देवदास की तरह। तो कांट कहते हैं कि जो छोड़कर गई है ना, आप चिंता मत करो, वो अनैतिक है। वो तो हमको भी पता है कि अनैतिक है, लेकिन छोड़कर चली गई, अब क्या करें? तो कांट कहते कुछ मत करो, सब ईश्वर उसको देख लेगा, तुम बस अपना कर्तव्य करो। वो चली गई, जाने दो, तुम अपना कृत्य करो, जिस कृत्य के लिए तुम आगे हो वो अपना कृत्य करो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या समझ जाते हैं, कृत्य का मतलब उसके पास जाएं, अनुनय करें, विनय करें, मैसेज करें, चरण स्पर्श करें, वंदना करें, अभिनंदन करें, ये सब नहीं करना है। कांट बोले अपना कर्तव्य करो, जो आपके जीवन का मूल कर्तव्य। आईएएस बनो, बेस्ट रिवेंज मैसिव सक्सेस, फिर बदला लो, तब मजा आएगा ना। इसी को बोलते हैं कि कांट की वचन अगर कोई भंग कर रहा है तो वो अनैतिक है। संकट अगर आ गया, कोविड-19 जैसी कोई पैंडेमिक सामने आ गई और उस वक्त अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर रहा है तो भी अनैतिक है। यानी कि क्यों? क्योंकि जब संकट होगा तो दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी की मदद करेगा। यानी कि ये सार्वभौमिक है, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हो, और आप मदद नहीं कर रहे हो तो यानी कि आप अनैतिक हो। किसी व्यक्ति का ऋण न चुकाना, जरूरी थोड़ा ना कि सभी लोग ऋण लेते हैं और नहीं चुकाते हैं। सभी मेहुल चोकसी नहीं है, सभी विजय माल्या नहीं है, सभी नीरव मोदी नहीं है, सभी ललित मोदी नहीं है। तो आप क्या ये मान लोगे कि बैंकें लोन ही ना दें? सार्वभौमिक क्या है कि हर एक व्यक्ति को ऋण चुकाना चाहिए, लेकिन लोग ऋण नहीं चुका रहे तो लोग क्या हुए? अनैतिक।
हर व्यक्ति को संकट काल में मदद करनी चाहिए, लेकिन लोग मदद नहीं कर रहे, तो क्या हुआ? अनैतिक। हर व्यक्ति को अपने वादे, अपने प्रॉमिस पूरे करने चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे, तो लोग क्या हुए? अनैतिक। अभी मजेदार बातें बताएंगे, निश्चिंत रहिए। मतलब ये छोड़कर चली गई हैं मेम साहब, तो इनको छोड़कर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये नैतिक है या अनैतिक है? अभी तो हम कांट के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, अभी हम अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहे। तो निश्चिंत रहिए, जब हम लास्ट में आपको बताएंगे ना मूल्यांकन, अभी बता देंगे तो मजा खराब हो जाएगा। जब लास्ट में आपको बताएंगे, पूरा मूल्यांकन करेंगे, तो आपको बताएंगे कि ये जो मेम साहब गई हैं, क्या सच में जाना चाहिए इनको, क्योंकि इनके पिताजी और इनका परिवार दांव पे लगा था। बताएंगे परिस्थितियां, इसी को कहते हैं केस स्टडी। बड़ी मजेदार होती है, एक एक लाइन में, एक एक पॉइंट में इसमें क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चन को बड़ी तार्किकता से बुना जाता है। और जब आपको ये बुनना समझ में आ गया ना, तो आप अच्छे से उत्तर कर लेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये समझा कि कांट का जो निरपेक्ष आदेश है वो यूनिवर्सलिटी पर बेस्ड है, यानी कि ये कहते हैं कि जो सारी दुनिया में सार्वभौमिक है, उस कृत्य को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जैसे क्या आप यहाँ पे आप ही एक बताइए, अपने मन से सोच लेना, कमेंट नहीं करना है, कि क्या प्यार करना उचित है, या क्या सभी लोगों को लव मैरिज करनी चाहिए? तो क्या पूरी दुनिया में सभी लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कुछ अरेंज करते हैं। आप जैसे लोग होंगे तो ये बात अलग है कि आप लबासना में लव मैरिज ही करें, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो अरेंज ही करेंगे, है ना। तो वही चीज है, कांट ये कहते हैं कि सार्वभौमिक सत्य को मानना चाहिए जो हर जगह है। केवल और केवल आप कुछ अपवादों को मानकर ये डिसाइड मत कर लें कि हाँ ये दुनिया में ऐसा ही होता है, आत्महत्या करना परेशानी का एक निदान है, ये मत माने। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब जब ये स्थितियां आई तो कांट से कई लोगों ने पूछा कि ठीक है सर, आप ये बता दिए हैं, लेकिन आप ये भी हमें बता दीजिए कि आप जैसे बोलते रहते हो कि हर व्यक्ति को कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना चाहिए, तो आप ये बताओ कि वो कौन कौन से कर्तव्य हैं, या किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति को हर हाल में वो कर्तव्य करने ही चाहिए। यानी कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्य करता रहे। यानी कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, किसी के सामने मान लीजिए कोई भी परिस्थिति आ गई, लेकिन वो व्यक्ति हर हाल में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। तो इसके लिए वो बताते हैं 4 कंडीशन, कि 4 ऐसे नैतिक नियम हैं जिसमें हर व्यक्ति को हर एक स्थिति में, हर हाल में उन नियमों के अनुरूप ही काम करना चाहिए, उसके विपरीत उन्हें नहीं जाना चाहिए। इसके संदर्भ में वो जो 4 नियम हैं, आपसे यूपीएससी में इंडिपेंडेंट रूप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे उसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे उसमें केस स्टडी बनाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप उन चारों केसेस को या उन चारों परिस्थितियों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर। तो जैसे कि पहली परिस्थिति ये बोलते हैं क्या, सार्वभौमिकता का नियम। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, सार्वभौमिकता का नियम, जो कि निरपेक्ष आदेश के रूप में था। अभी बताएंगे इसको और डिटेल में। सार्वभौमिकता का नियम। दूसरा ये बोलते हैं कि मनुष्य को साध्य मानने का नियम। ठीक है। तीसरा बोलते हैं ये स्वाधीनता या स्वायत्तता का नियम। क्लियर। ये आपको पता होने चाहिए, ये सारी चीजें देखिए याद रखिए, हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी हैं। चौथा ये बोलते हैं साध्यों के साम्राज्य का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब के सब, और अगर आप ऊपर के 3 समझ गए तो चौथा अपने आप आपको आ जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं ये क्या है। सार्वभौमिकता का नियम क्या है। जब कांट से पूछा गया कि साहब सार्वभौमिकता का नियम क्या है, कांट कहते हैं कि देखो कोई कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में सार्वभौमिक हैं, यानी कि ये व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हर हाल में वो कर्तव्य वैसा ही करना चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने मित्र से मिलें तो बिल्कुल वैसे मिलें जैसे अपने सगे रिश्तेदार से मिल रहे। अब यही तो लिमिटेशन हो जाती है। अगर आप अपनी सहेली से मिलें तो बिल्कुल वैसे ही मिलें जैसे अपनी बहन से मिल रहे। कोई मिल सकता है? कोई अपनी बहन से जैसे मिले वैसे ही वो अपनी पत्नी से मिले। कांट ये कहते हैं, कांट कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के साथ आप वैसा ही ट्रीट करें जैसा आप अपने किसी दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं।
जैसे सिंपल सी बात है कि हम आपके साथ जैसे बातचीत करते हैं, ठीक, तो हम आपके साथ जैसा ट्रीटमेंट करते हैं वैसा किसी अन्य के साथ थोड़ा ना करते होंगे, अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ थोड़ा ना करते होंगे, अपने पिताजी से थोड़ा ना करते होंगे, अपनी माताजी से थोड़ा ना करते होंगे। क्या माताजी को हम डांट लगाएंगे? क्या अपने पिताजी को डांटेंगे कि आप बताइए ऐसा क्वेश्चन कैसे बता सकते हैं? जैसे अभी हम परसों के दिन अपने पिताजी के साथ में एक उस पर बात कर रहे थे, एक वो वर्ड भूल गए थे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर। अब उनको इंग्लिश कम आती है थोड़ी, तो उन्होंने हिंदी में पढ़ा था सचिव के द्वारा, जो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, तो उन्होंने उस दिन बताया था कि ये क्या कहते हैं, इस पे हम लोग टीम मैनेजमेंट के हिसाब से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हिसाब से गांव में ये चीज़ें कर सकते हैं। अब वो वर्ड वो भूल गए। उन्होंने अगले दिन सचिव से बात की कि भाई आपने वर्ड क्या बोला था, मेरे से बता रहे। मैंने भी कहा मुझे पता तो है, लेकिन मैं इनको कैसे बताऊं। तब उन्होंने अगले दिन मुझे बताया कि देखो वो कह रहा था सामुदायिक कार्यक्रम के तहत अब स्कीम चलाई जाती हैं। तो मैंने कहा हाँ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंतर्गत अब प्रोग्राम चलते हैं अटल भूजल योजना के अंतर्गत। बोले हाँ, तो मतलब क्या है कि अब मैं उनसे ये कहूँ कि बताइए आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं पता है, आप कैसे ये सारी चीज़ें चलाते हो? तो ये चीज़ें बताने के लिए हम आपको डांटेंगे, उनको नहीं डांटेंगे। यानी कि सार्वभौमिकता का नियम हर एक परिस्थिति में उचित नहीं होता, ये आगे बताएंगे, अभी नहीं, ठीक। तो ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि ये कहते हैं कि ये पूर्णतः निष्पक्ष होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। आप लोग कई बार ये वर्ड सुनते होंगे वस्तुनिष्ठता का। वस्तुनिष्ठता हमेशा सुनते होंगे, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हर एक परिस्थिति में वो जो चीज़ होगी ना वो राइट ही होगी, मतलब जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों की सम्मति हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी चीज़ को पसंद करते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर के प्रति लोगों का एक ऑब्जेक्टिविटी बनी है कि ये अच्छा इंसान है। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं। कोई कह सकता है सचिन में ये कमियां हैं, सचिन में ये अच्छाइयां हैं। तो सब्जेक्टिविटी ये कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी में सर्वसम्मति नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी में सर्वसम्मति होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए आप? ये समझ गए कि सार्वभौमिकता का नियम क्या है। अभी क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे आगे, यहाँ भी नहीं बताना है। दूसरा ये कहते हैं कि मानव को साध्य मानने का नियम, मानव को साध्य मानने का नियम काफी इंपॉर्टेंट यही नियम है इनका। क्या है? ये कहते हैं कि आप हर एक इंसान को साध्य मानिए, साधन नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है? साधन का मतलब होता है जिसके माध्यम से आप वहां पहुंचना चाहते हो जहां आपको जाना है। ठीक है, साध्य का मतलब ये होता है जहां आपको जाना है वही अंतिम, माध्यम नहीं है यहाँ पे। जैसे सिंपल सी बात है, आपका साध्य क्या है? आईएएस। ठीक है, साधन क्या हो सकता है? श्री आईएएस। तो आप केवल श्री आईएएस पे डिपेंड मत रहिए। श्री आईएएस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका गोल कभी चेंज नहीं होना चाहिए। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस बनिए। आप ये मत सोचिए कि श्री आईएएस नहीं है, फला आईएएस नहीं है तो मैं आईएएस कैसे बनूंगा। आप अपने पर ध्यान दीजिए, मतलब अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मत बनाइए, अपने आप को एक वस्तु मत बनाइए, बल्कि खुद पर बिलीव करिए और अपनी मनुष्यता के अंतर्गत अपने आप को मानव बनाइए और उस दिव्यता को प्राप्त करिए। क्लियर? यानी कि एक हिसाब से अगर हम ये कहें कि कांट क्या कहना चाहते हैं साध्य के संदर्भ में, तो वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मानव को किसी भी अन्य मानव की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए आईएएस की तैयारी करनी है और आप आईएएस बनने आ गए हैं, पता चला कि मुखर्जी नगर में कुछ टीचर हैं वो कह रहे कि भाई साहब मेरे लिए चाय ले आइए, तो आप उनके लिए साधन मत बनिए। आप आए हो, पैसा पे किए हो, आप आईएएस की तैयारी करिए, क्वेश्चन पूछिए, सर आंसर बताइए, बस काम खत्म। लेकिन उनकी सेवा नहीं करनी है, वो साधन हो गया वहां पे। इसीलिए कांट कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, अगर उसके अंदर ये चेतना जग जाए, ठीक है, कि हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो वो साधन नहीं बनता है। वो अपने कर्म करने का निर्णय स्वयं ले पाता है।
जैसे छोटी सी बात बताइए कि आप लोग कितना भी मेरे को मैसेज करते रहते हो, सर ये शुरू कर दो, वो शुरू कर दो, ये शुरू कर दो, ये पढ़ा दो। अगर हम आप सबकी बात मान लेंगे तो हम साधन बन जाएंगे। हम आप में से किसी की बात नहीं मानते, जो अच्छी बातें होती हैं उसी के अनुरूप निर्णय लेते हैं, तो हम साध्य बने रहते हैं। और जब साध्य बने रहते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। जब कोई क्लास हम आपको दे देते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम कोई नई सीरीज आपके लिए शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम आपके अनुरूप नहीं चलते, हम अपने अनुरूप चलते हैं। आपके लिए जो अच्छा है हम उस अनुरूप चलते हैं। हम नहीं चाहते कि आप उसी भंवर में फिर से फंस जाएं, जैसा कि आप पिछले कई महीनों से फंसे हुए थे। तो उस हिसाब से हम आपको करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे मान लीजिए हमने पैसा ले लिया, अब पैसा ले लिया, आप प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर कि भाई साहब एक काम कीजिए, ज्योग्राफी पढ़ाना है तो पढ़ाइए, भाई साहब एक काम कीजिए, एंशिएंट इंडिया पढ़ाइए, पैसा दिया है आपको, आंसर राइटिंग तुरंत चेक किया करिए मेरी, पैसा दिया है आपको। तो क्या होगा, मैं क्या बन गया आपके लिए, साधन। मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, फिर मुझे यही लोभ रहेगा, अरे ये बच्ची चली ना जाए, ये बच्चा चला ना जाए, ये आंसर चेक कराने के कारण बीच में ना चला जाए, पैसे मेरे चले जाएंगे, सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई शेयर नहीं कर रहा, यानी कि इन चक्कर में मैं साधन बन जाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि श्री IAS एकेडमी साधन नहीं बनी, इसीलिए इसने कभी नहीं कहा आपसे कि आप सब्सक्राइब करवाइए, आप शेयर कीजिए, आप व्यूज़ बढ़वाइए। हमारा एक ही उद्देश्य था कि आप बस पढ़ाई करिए, पैसे की चिंता मत करिए, आप केवल अपने आप को पारंगत बनाइए, आप इस प्रलोभन में मत आइए कि मास्टर हमसे कभी कुछ पैसा लेगा, समझ रहे। इसीलिए हम साध्य बने रहे। अब आप समझ सकते हो कितने रिलेवेंस है कांट के कॉन्सेप्ट का, इसीलिए आगे बताएंगे आपको जब रिलेवेंस की बात आएगी, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। कांट ने कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कई जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको साधन बना लिया जाता है, कमोडिटी के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। कभी उनको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, कभी उनके साथ बलात्कार किया जाता है, कभी उनके ऊपर हत्या की जाती है, कभी लोगों का शोषण किया जाता है। आपने ISIS को देखा होगा, उन्होंने क्या किया, महिलाओं को जबरदस्ती अपने आप बंधक बनाया। अब जबरदस्ती बंधक बनाकर उन्होंने क्या किया, क्या महिलाओं को साध्य बनाया, क्या उनके जीवन के कर्तव्य को समझा? नहीं, उन्होंने साधन के रूप में उपयोग किया। और साधन किस चीज का, अपनी डिजायर को फुलफिल करने का। साधन किस चीज का, अपने अंदर की जो वासना है उसको फुलफिल करने का। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये महिला की डिग्निटी के अगेंस्ट नहीं है। इसीलिए कांट कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है वो अनैतिक है, उस व्यक्ति को दंड की सजा मिलनी चाहिए, उस व्यक्ति को उसके कर्तव्य पथ से विमुख होने पर उसे सजा मिलनी चाहिए। अर्थात जो भी व्यक्ति मानव का शोषण करे, जो भी व्यक्ति मानव से बंधुआ मजदूरी कराए, जो भी व्यक्ति मानव से नाली या नाले की सफाई करवाए, जो भी व्यक्ति मानव को पेड़ पर बांध के उसकी पिटाई करे, उस हर एक व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मानव अपने आप में साध्य है, मानव साधन नहीं है। अब आपको याद आ रहा, हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं, किसी को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा, किसी को नाली साफ कराने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा, ठीक है, किसी को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से घुड़सवारी नहीं निकाल सकते। तो ये जो लोग कहते हैं, आपको केस स्टडी जब मिलेगी ना तो वहां आपको यही बताना है कि कांट कहता है कि मनुष्य साधन नहीं है, कांट कहता है कि मनुष्य साध्य है। ऐसे ही तो आपको बताना है केस स्टडी में। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि उस आइडियोलॉजी की बात कौन कह रहा है, जैसे नहीं आपने पढ़ा ऐसे UPSC में आया है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है, तो कांट को ही लिखिए ना वहां पे। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब आता है यहाँ पे हमारा इनका तीसरा कॉन्सेप्ट, स्वाधीनता। स्वाधीनता का मतलब स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब आजादी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति में नैतिकता जो होती है ना वो बाहर से नहीं थोपी जाती। जैसे सिंपल सी बात है, किसी शराबी को ये एथिक्स की क्लास दिखा दो, लगता है आपको कि वो शराब पीना छोड़ देगा? लगता है आपको कि वो जीवन में ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करेगा? किसी आतंकवादी को मेरी क्लास दिखा दो,
लगता है कि हाफिज सईद आतंकवादी की घटनाओं को छोड़ देंगे और उनके अंदर से अंतः प्रेरणा जगेगी और उनके अंदर से एक अंतः भाव जगेगा कि नहीं भाई, अब तो हमें क्या कहते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है, हमें बुरे कर्म नहीं करने, हमें अशुभ संकल्प नहीं करने, हमें शुभ संकल्प करने। नहीं होगा ना। कहाँ से होगा? व्यक्ति के अंदर से। कहा जाता है ना कि अंदर से सब कुछ निकलता है। बुद्ध को ज्ञान भी अंदर से प्राप्त हुआ था, बाहर कुछ नहीं है। बुद्ध क्या कहते हैं कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसीलिए आप लोग देखेंगे हम आपको हमेशा अपने बारे में क्या कहते हैं कि हम आपके मास्टर हैं, हम आपके गुरु नहीं हैं, हम आपके कोच नहीं हैं, मास्टर हैं। मतलब क्या कि ज्ञान आपके अंदर है, किसी ने आपके अंदर के गुरुत्व को जगा दिया था, लेकिन मास्टर का काम है कि आपके अंदर उस छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकाल देना। समझ रहे हैं? यानी कि हमें भरोसा है कि आपके जीवन में या आपके माइंड में असीम संभावनाएं हैं आईएएस बनने की। हम बस उसे बाहर निकाल रहे, उसे तराश रहे, एक वो मूर्ति बना रहे हैं, ताकि आप जब एक शिल्पकार के रूप में मेरे से मूर्ति बनकर तैयार हो तो आपकी वो भव्यता, वो दिव्यता देखकर ये समाज मोहित हो जाए। समझ गए? तो ये काम है, यही चीज ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर से निकलती है, और जब व्यक्ति के अंदर से कोई चीज निकलती है तो उसमें भय और प्रलोभन का कोई स्कोप नहीं होता। कई बार क्या होता है कि लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है, नहीं झूठ नहीं बोलना है, नहीं पाप नहीं करना है। वो बोलता है ठीक है, जब तक आप देख रहे हो तब तक झूठ नहीं बोलेंगे, जब तक आप देख रहे हो तब तक पाप नहीं करेंगे, आप मत देखो फिर मैं पाप करूँगा। जैसे होता है कई बार, ये चीज़ कहाँ पे होती है, जैसे मुखर्जी नगर में आए कई बच्चे, घर में क्या थे, बड़े संस्कारी, नहीं पापा हम तो सिगरेट नहीं पीते, हम तो दोस्तों के साथ नहीं घूमते, हमारी तो कोई सहेली नहीं है, हमने तो किसी लड़के से बातचीत भी नहीं की, आज तक उससे मिले भी नहीं, और ये प्यार मोहब्बत ना हमें पसंद नहीं है। लेकिन आप दिल्ली आ गए, रहने लगे, आप बुरे संस्कारों में फंस गए, और जब आप फंस गए तब अंतःप्रेरणा आपकी कह रही है लेकिन आप सुन नहीं रहे। तो कितना भी पिताजी बाहर से आपको प्रेशराइज करते रहे, बेटा करना नहीं, लेकिन जब तक आपको नहीं फील होगा ना कि नहीं ये करना नहीं है, ये सब बुरी आदतें हैं, तब तक आप नैतिक नहीं बन सकते। आपको कोई भय दिखाएं, पिताजी भय दिखाएं, कोई प्रलोभन दिखाएं, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो नैतिक होने के लिए हर व्यक्ति को आंतरिक रूप से ईमानदार बनना पड़ेगा। क्लियर? अब लास्ट आता है साध्यों के साम्राज्य का नियम। इसमें ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि उपरोक्त जो 3 बातें हैं, सार्वभौमिकता का नियम, मानव को साध्य समझने का नियम और स्वाधीनता स्वायत्तता का नियम, इन तीनों का मिक्सअप है साध्यों का साम्राज्य। साध्यों का साम्राज्य का मतलब क्या कि सभी मनुष्य जिस समाज में साध्य होंगे तो क्या होगा कि वहां सभी के पास अधिकार होंगे, सभी स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपने लिए नियम बना सकेंगे, और जब वो नियम बनाएंगे सभी साध्य मनुष्यों के द्वारा तो नियम सार्वभौमिक होंगे। उस सोसाइटी में शालीनता होगी, वहाँ पे किसी भी तरीके के ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, वहाँ कोई दुराभाव नहीं होगा। तो ये कहना चाहते हैं कांट। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए तब कांट एक बात और बोलते हैं कि देखिए, जब आप नैतिकता को पढ़ते हैं, नैतिकता के नियमों को पढ़ते हैं, तो इसके पहले कई शर्तें होती हैं किसी व्यक्ति को नैतिक मान लेने की। वो शर्तों के रूप में 3 बातों को बताते हैं। पहला कि उस व्यक्ति के पास जो संकल्प हो उसकी उसे स्वतंत्रता हो। दूसरा, आत्मा की अमरता हो। क्लियर? आत्मा की अमरता हो। तीसरा, ईश्वर का अस्तित्व हो। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, कांट क्या कहते हैं कि कहीं पर भी अगर नैतिकता विद्यमान है या किसी समाज में अगर नैतिकता को हमें बनाए रखना है तो ये 3 कंडीशन हर हाल में होनी ही चाहिए, और इन्हीं होने के कारण इन मान्यताओं को कांट एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हमने आपको शुरू में बता दिया है, बट इसको यहाँ पे फिर से हम एक बार बता देना चाहते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? कांट की 2 पुस्तकें हैं। कांट की 2 पुस्तकें आप लोग प्रबोधन जब पढ़ेंगे, एनलाइटमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन बुक को पढ़ते हैं। एक इनकी पुस्तक है ज्ञान मीमांसा से रिलेटेड और दूसरी इनकी पुस्तक है नीति मीमांसा से रिलेटेड। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान को परे माना गया है,
आत्मा व ईश्वर को ज्ञान से परे माना गया वहां पे, कि ये लोग आत्मा व ईश्वर जो हैं वो ज्ञान से परे हैं। वो कहते हैं अपनी क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन में कि आत्मा व ईश्वर जो है ना वो ज्ञान से परे हैं, इनको हम ज्ञान के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे आप पढ़ते होंगे ना, क्या पढ़ते हैं, जब तर्कवाद और अनुभववाद और बुद्धिवाद के बीच जब लड़ाई हुई तब कांट ने उनके मध्यस्थता की भूमिका निभाई और तर्क की पुनर्परिभाषा गठित की। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा का मूल्यांकन करें या कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा की विवेचना करें, तो वो यही थी कि अनुभववादी कहते थे कुछ चीजों को हम अनुभव से सिद्ध करेंगे, बुद्धिवादी कहते थे कुछ चीजों को हम बुद्धि से, यानी कि दुनिया की सारी चीजें बुद्धि से सॉल्व की जा सकती हैं। अनुभववादी कहते थे दुनिया की हर एक चीज का समाधान अनुभव से है। कांट ने कहा भाई कुछ चीजें बुद्धि से हो सकती हैं, कुछ अनुभव से हो सकती हैं। जैसे हम ईश्वर को बुद्धि के माध्यम से ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, लेकिन अनुभव के माध्यम से हम ये भी नहीं कह सकते कि वो है। समझ रहे? इस चीज के बारे में बैलेंस अप्रोच बनाई और इसी को उन्होंने अपनी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिसमें ज्ञान को प्रमुखता दी गई आत्मा व ईश्वर से लेकर, तो उसकी बात ये करते हैं। इनकी दूसरी जो पुस्तक है नीति मीमांसा, यानी कि जिसमें क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन की बात की गई है, उसमें ये कहते हैं कि आस्था जो है ना ये एक तरीके से नैतिकता की आरंभिक शर्त है। मतलब कि अगर किसी को किसी पे भरोसा है तो आप यकीन मानिए कि आप नैतिक बने रहेंगे। सपोज कीजिए ऊपर आपको पता है कि माता पिता हैं, बुरे कृत्य नहीं करने हैं, आपको पता है कि हमारा समाज है, बुरे कृत्य नहीं करने हैं, नहीं तो आपको भी मौका मिले आप भी बुरे कृत्य करने लगे। लेकिन भय है समाज का, भय है उस ईश्वर का, उस पे आस्था का, इसलिए आप अनैतिक काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि कांट आस्था की बात तो करते हैं, आस्था के विषय को स्वीकारते भी हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व का दावा नहीं करते और ना ही वो आत्मा के अस्तित्व का दावा करते हैं, सिर्फ नैतिक मान्यता के रूप में इसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है। दूसरा इन्होंने जो बताया कि संकल्प की स्वतंत्रता को लेकर हुआ क्या था कि इससे पहले स्पिनोजा नाम के एक विचारक, यानी कि स्कॉलर आप कह सकते हो, हम पढ़ाएंगे जब आपको एनलाइटमेंट पढ़ाएंगे, तो स्पिनोजा क्या बोलते थे कि मानव के पास ना संकल्प की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। मतलब मानव के पास संकल्प की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा, कोई बताने वाला उससे नहीं होता कि ये अच्छा है या बुरा है, उसको जो दिखता है सो करने लगता है। इसलिए आप मनुष्य को दोषी मत बताइए। कांट ने कहा अरे प्रभु, हर एक इंसान को पता होता है कि वो ये कृत्य करने जा रहा है, ये सही है या फिर ये कृत्य गलत है। जैसे सिंपल सी बात बताइए, अगर कल से आप लोग शराब पीने लगे, सब के सब लोग, मान लीजिए हम भी शराब पीने लगे, वैसे कोई पीता भी नहीं है, ठीक है, शराब पीने लगे, तो निश्चित पता है कि पुलिस जेल में बंद कर देगी, क्योंकि हम लोग हुड़दंग करेंगे, उनके सामने कांट को पढ़कर सुनाएंगे तो पुलिस कहेगी पागल है, इसको सबको अंदर करो। ठीक है, कल जब हम लोग शराब पी लेंगे, ठीक है, तो हमें पता है पुलिस कर लेगी, अब हम नहीं पिएंगे, यानी कि हमें पता है ना कि शराब पीने से, हुड़दंग करने से हमें जेल हो जाएगी, और फिर भी हम पी रहे, तो हम कहाँ से ये कह दें कि संकल्प की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास नहीं है। संकल्प की स्वतंत्रता है, हम इस संकल्प को चुने चाहे इस संकल्प को चुने, आईएएस के संकल्प को चुनेंगे पता चलता है अच्छा विषय है, हम अगर शराब पीने के विचार को चुनेंगे तो पता चलता है कि बुरा विषय है। ठीक है, तो इसलिए कांट कहते हैं कि हर व्यक्ति को संकल्प की स्वतंत्रता होती है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तो वास्तव में गलत है, यानी कि मानव को सब कुछ पता होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा, फिर भी अगर वो बुरे कृत्य की ओर उन्मुख होता है तो उसे दंड का भागीदार बनाना चाहिए। तीसरा जो कॉन्सेप्ट ये देते हैं आत्मा की अमरता को, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये दो कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिद्ध करते हैं कि जब व्यक्ति नैतिक पूर्णता के लिए वासना को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो नियंत्रित करते करते उसे जन्म के अंत तक आ जाता है, यानी कि उस होली विल की स्थिति तक पहुंचने में हो सकता है कि उसे 60 वर्ष लग जाएं।
सिंपल सी बात बताएं कि मान लीजिए आपने देखा होगा कई सारे लोगों को, जैसे आप कालिदास को पढ़ते होंगे, तुलसीदास जी को पढ़ते होंगे, और भी कई सारे लोगों को आपने पढ़ते होंगे, अंगुलीमाला को आपने पढ़ा होगा। ये सब क्या थे? पहले डाकू थे, कोई लुटेरा था, कोई कुछ था, बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ, सपोज करो महात्मा बुद्ध को ही आप ले लो। महात्मा बुद्ध शुरू में कितने विलासिता का जीवन जी रहे थे। ये बात अलग है कि उनके मन में काफी सारे प्रश्न चिन्ह थे, लेकिन विलासिता का जीवन तो जी रहे थे ना। तो जब ये विलासिता का जीवन जी रहे थे उस समय यशोधरा के साथ में, तो इन्होंने कुछ पाप किए होंगे, वासनाओं में संलिप्त हुए होंगे, लेकिन इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन पापों को इक्वल करते करते इनका ये जीवन समाप्त हो गया, और जब इनका जीवन समाप्त हो गया तो अगले जन्म में अपने इस पुण्य के किए गए कार्य की प्राप्ति के लिए, उसके लाभ के लिए इन्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि नई आत्मा को आना पड़ेगा। इसीलिए आत्मा के विचार को, कॉन्सेप्ट को मानते हैं। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति शुभ संकल्प करेगा, अगले जन्म में उसको जन्म लेकर उन शुभ संकल्पों के आनंदों की प्राप्ति मिलेगी। कई बार आप लोग ये भी सुनते होंगे कि उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, इसीलिए आज वो ना इतना सुखी है। हम इतना अच्छा करते हैं, जैसे आप लोगों के दिमाग में कई बार प्रश्न चिन्ह रहता है कि हम इतना सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन ईश्वर मेरे साथ इतना बुरा क्यों करता है? ईश्वर बुरा इसलिए नहीं करता है, ईश्वर बुरा इसलिए करता है क्योंकि आपके पिछले जन्म में बहुत खराब कर्म रहे होंगे। अब उनको आप धीरे धीरे पाट रहे हो, उनको आप कम कर रहे हो। तो आप जब कम कर रहे हो तो हो सकता है इस जन्म में अगर कम हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले जन्म में आप फिर आत्मा के रूप में आएंगे, फिर आप जन्म लेंगे और फिर आपको ये सारी चीजें फुलफिल करने को मिलेंगी। तो ये बात ये कहते हैं। तीसरा इसमें आता है ईश्वर के अस्तित्व की बात। ईश्वर के अस्तित्व की बात क्या है? ये कहते हैं कि हर एक इंसान को कर्तव्य के लिए कर्म करना चाहिए। तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कर्म कर रहा होता है तो उसके कर्म करते समय जो शुभ विचार हैं, जो शुभ संकल्प हैं, उसके मध्य और आनंद के मध्य इक्वलिटी लाने के लिए काफी संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, और दोनों जब अलग अलग हैं, इनको इक्वल बनाने के लिए कि व्यक्ति इस मोह में पड़े ही ना, इस मोह में पासित ही ना हो, फंसे ही ना, तो इसके लिए उसको एक ऐसी सर्वशक्तिमान की जरूरत पड़ती है जो इस मोह के बंधन से परे हो, जो इस आनंद को और संकल्प को आपस में तारतम्य रखते हुए कृत्य करें। जैसे कुछ लोग होते हैं, कृत्य करते हैं गाना सुनते हुए, मान लीजिए गाना चला लिया, अपना काम कर रहे, तो उनको आनंद भी मिल रहा, उनके संकल्प की सिद्धि भी हो रही। तो ऐसा सब स्थितियों में नहीं होता। आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो और आप वासनाओं में संलग्न हो जाओ, तो आपको लगता है कि आईएएस की तैयारी आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन कहा जाता है कि परम पिता परमेश्वर आनंद के साथ साथ शुभ संकल्पों के मध्य एक तारतम्य बिठा पाता है। वो जो कृत्य करता है, नेचर जो कृत्य करती है, उसमें उसको खुशी मिलती है। तो ये चीजें आती हैं सर्वशक्तिमान के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर है। आपसे देखो जो क्वेश्चन होता है ना कांट में, वो केवल यही पूछा जाता है कि कांट की नीति मीमांसा क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। नीति मीमांसा मैंने आपको बेसिक रूप से बता दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी की पूरी नीति मीमांसा को, पूरे के पूरे टॉपिक को क्विक फास्ट मोड में मूल्यांकित करते हैं, और मूल्यांकित करने से समझ जाएंगे कि हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा उसकी अपनी लिमिटेशन थी। हमने जितना जो कुछ भी पढ़ा वो सब काफ़ी हाई था, तो उसके लो या मध्यम मार्ग की ओर हम निकलेंगे। क्लियर? तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कांट का मूल्यांकन या कांट की नीति मीमांसा का मूल्यांकन। पहली बात ये, इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए वो काफ़ी ज़्यादा कठोर हैं। मतलब ये क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को हर एक परिस्थिति में वो काम करना चाहिए जो हरदम उचित है। जैसे आप बताइए, हमेशा सच बोलना सही होता है, सार्वभौमिक नियम है सच बोलना। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपको पता है
कि ये बेकसूर व्यक्ति है और आपने देखा कि ये बेकसूर है, तो क्या आप तब भी सच बोलेंगे? किसी की जान आपको बचानी है और वो निर्दोष है, लेकिन अगर आप सच बोल देंगे तो उसकी जान जा सकती है, तो क्या आप तब भी सच बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यानी कि कांट का जो नियम है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत जो है, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर करती हैं। इतनी बातें समझ गए। दूसरी बात आती है कांट की कि नैतिक कर्मों के परिणामों और परिस्थितियों पर ध्यान मत दीजिए। कहते हैं कि आप अच्छा काम करो, उसकी एडवर्टाइज मत करो। एक बात बताओ, आप अच्छा काम करेंगे, खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोई व्यक्ति आके मजाक बनाए आपकी मेहनत का, तो क्या आप उसकी एडवर्टाइज नहीं करेंगे? क्या आप दुनिया को नहीं बताएंगे कि देखिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है? और जब भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, एडवर्टाइज अगर नहीं करेगी, तो फिर लोगों का जीवन का फायदा क्या? लोगों को जीवन में तो उत्साह तभी मिलता है ना जब कोई आपकी तारीफ करे। मान लीजिए आप लोग आंसर राइटिंग करते हो, आपने आंसर राइटिंग किया, आपने भेज दिया, हमने कोई तारीफ ही नहीं की आपकी, हमने कोई परिणाम ही नहीं दिया आपको, तो क्या आप अगले दिन आंसर राइटिंग करोगे? नहीं करोगे। बिना परिणाम के आप उत्तर लेखन नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि आईएएस में कोई व्यक्ति पास ही नहीं होगा, तो आप आईएएस का अटेम्प्ट नहीं दोगे। लेकिन आपको पता है कि 0.00 कुछ % संभावना है, तो उस उम्मीद में ही तो दे रहे हो, उस परिणाम में ही तो दे रहे हो, उस परिस्थिति में ही तो एग्जाम दे रहे हो। तो ये कहना कि परिणाम और परिस्थितियों को ध्यान में ना रखें, उनको अवॉइड करें और उसके हिसाब से कर्तव्य करें, तो हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। तीसरी बात आती है कि कांट क्या कहते हैं कि जो समाज में दया, उदारता, परोपकार, करुणा, सहानुभूति, ये जो नियम हैं, ये प्रशंसनीय नहीं है। आपको दया आ गई, किसी को आपने दान में कुछ रुपए दे दिए, आपके मन में उदारता है, आपने कुछ ज़्यादा ही किसी को दे दिया, आपने दूसरे की भावना को देखा, उसकी समस्या को देखा, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर दी। कांट कहते हैं सब अनैतिक है, इसको हम नैतिक नहीं मानते। आप बताइए, अगर समाज में लोग सहानुभूति न प्रकट करें, समाज में अगर लोग दया न प्रकट करें, अगर समाज में लोग करुणा न अभिव्यक्त करें, तो क्या होगा? समाज का जो ताना बाना वो नहीं टूट जाएगा, समाज कठोर नहीं हो जाएगा। यानी कि समाज की दृष्टि में भी कांट के नियम उचित नहीं है। चौथी बात, कांट क्या कहते हैं कि किसी को हर एक परिस्थिति में ऋण चुकाना ही चाहिए। अगर किसी ने कहीं से कर्जा लिया है तो उसको हर हाल में चुकाना ही चाहिए। इस चीज को लेकर पेटन नाम के स्कॉलर विद्वान वो कांट से लड़ पड़े। बोले अरे भाई, हर स्थिति में क्यों कोई कर चुकाएगा? मान लीजिए किसी से हमने 2 बुलेट उधार ली थी, बुलेट का मतलब गोली बंदूक की, ठीक है। अब हुआ क्या कि 3 साल बाद हम किसी को देने गए, उसी सज्जन को पता चला कि वो सज्जन अब पागल हो गए हैं, ठीक है। अब वो सज्जन पागल हो गए और आप उनको बुलेट देने गए हो और वो बंदूक लिए खड़े हैं। आप उनसे ये कहोगे कि साहब आपकी बुलेट उधार हम ले गए थे और ये आप बुलेट ले लो, तो क्या होगा? वो बुलेट को अपनी उस बंदूक में भरेंगे और 2 बुलेट आपके ऊपर दाग देंगे। तो क्या ऋण हर एक परिस्थिति में चुकाना उचित है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने भी यही कहा है। प्लेटो कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप हथियार लौटा रहे हो जहां मतलब वो पागल है और हत्यारा है, तो आप उसको हथियार लौटा दोगे तो क्या वो फिर से हत्या नहीं करेगा? क्या वो फिर से पागलपंथी का दुरुपयोग नहीं करेगा? इसलिए आप उसको हथियार मत लौटाइए, आप उसको कर्ज मत लौटाइए। आपने किसी को कर्ज लिया, आपने मान लीजिए किसी पड़ोसी से जाके 200 रुपये का कर्ज लिया किसी देवी जी से। आप जब पैसे देने गए तो वहाँ देवता साहब खड़े थे, यानी कि उन देवी जी के पति। देवता साहब बहुत दारूबाज। आप जब पैसे देने गए तो क्या आपको उस समय पैसा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता जबरदस्ती छीन लेंगे और उस 200 की जाकर फिर पी आएंगे जाके। तो आप वहाँ पैसा मत दीजिए, आप बाद में पैसा दीजिए, आप 2 दिन बाद पैसा दीजिए, लेकिन उस समय मत दीजिए। ये यहाँ पे मानता। जबकि कांट क्या कहता? नहीं, पैसा देकर आओ, पैसा देना आपका उचित कर्तव्य है। समझ रहे? तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। 5वीं बात क्या आती है? 5वीं बात आती है कि कांट क्या कहते हैं कि आत्महत्या जो व्यक्ति करता है वो अनैतिक है। यानी कि
परेशानियां कितनी भी लाइफ में क्यों ना हो, सार्वभौमिक सत्य ये कहता है कि व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, कोई व्यक्ति असहनीय दर्द से पीड़ित है, किसी का शरीर गल रहा है, वो पीड़ा से परेशान है, तो उसको मार देना उचित नहीं होगा। मतलब वो पीड़ा से पीड़ित ही बना रहे, इससे अच्छा उसको मार ही दो। कम से कम एक बार मर जाएगा, इसी को आप यूथेनेसिया वगैरह आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो मार ही दो, वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये कांट की यहाँ पे एक्सट्रीमनेस है कि हमेशा आत्महत्या को मना करना गलत है, कई बार आत्महत्या करना उचित भी होता है। अब ये मत कहना कि मास्टर जी आप कह रहे थे आत्महत्या करना उचित होता है, तो वो हमको छोड़कर चला गया, वो हमको छोड़कर चली गई, तो हम सुसाइड कर ले रहे जाके। बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। अब ये मत कहना कि सर असहनीय दर्द हो रहा है क्योंकि वो हमें छोड़कर चली गई, वो हमें छोड़कर चला गया, तो भी आत्महत्या नहीं करना है, ठीक है। कोई आपकी कितना भी परेशान करे तो भी आत्महत्या नहीं करना है, समझ गए। मतलब कई बच्चे होते हैं कि आत्महत्या करने का सर मन करता है। अरे भाई, इतनी मेहनत से जीवन मिला है और उसके लिए आप जीवन को त्याग दोगे? अरे उसके जैसे ना जाने कितने आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। जैसे इनका छठा जो रूल था, क्या ये कहते हैं, सार्वभौमिकता का नियम, यानी कि हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में मानव को सबके साथ इक्वल व्यवहार करना चाहिए। आप बताओ, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या बॉयफ्रेंड के साथ में भाई बहन का रिश्ता अपनाओगे तो क्या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा? क्या आप अपनी पत्नी के साथ में और अपनी बहन के साथ में वही रिश्ता निभा सकते हो? नहीं निभा सकते हो। क्या उसी तरीके से दोनों को ट्रीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एक को विनय करोगे तो दूसरे को आदेश दोगे, ठीक है ना। जैसे कई बार कहा क्या जाता है कि गरीबों की मदद करो, ठीक है। अब एक बात बताओ, सभी लोग अगर गरीबों की मदद करने लगेंगे, जैसा कांट कहते हैं कि सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो गरीब ही इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे। और जब सब अमीर हो गए तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत तो अपने आप खत्म हो गया ना। फिर सार्वभौमिकता के सिद्धांत की प्रासंगिकता ही क्या रही? और जब सार्वभौमिकता के सिद्धांत की प्रासंगिकता ही नहीं रही तो फिर क्या करना पड़ के उस चीज को, ठीक है। अब लास्ट हमारा इसमें बचता है कि जो कांट कहते हैं कि हर एक मनुष्य को साध्य ही मानना चाहिए, साधन नहीं। अब आप बताइए, अगर युद्ध हो रहा हो दो देशों के मध्य, तो सैनिक जो साधन बने, क्या वो अनुचित हैं? नहीं, देश की सेवा ही तो कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग हो गया कोविड-19, उसको सोसाइटी से अलग कर दिया गया, यानी कि वो साधन मान लिया गया। लेकिन ध्यान देना, उसको अलग इसलिए किया गया हो कि परिणाम बुरा हो सकता है, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर उसे इस दृष्टि से किया गया हो कि वो एक साधन है या साध मानने की दृष्टि से, तो वो अनुचित हो जाएगा। समझ रहे? मतलब नहीं समझे। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसको अलग कर दो कि ठीक है भाई साहब आप थोड़े दिन क्वारंटाइन हो जाइए। अगर वो बीमार नहीं है और आपने कह दिया नहीं ये जमाती हैं, ये तो ये फैलाने आए थे, इनको बाहर कर दो, तो ये गलत है। ये साध्य और साधन के बीच में तारतम्य को बाधित करता है। तो इसलिए किसी मनुष्य को साधन नहीं मानना चाहिए, जमातियों को साधन नहीं मानना चाहिए, साध्य मानकर उनको ट्रीट करना चाहिए। क्लियर? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। इतनी बातें आप समझ गए। जब आप इतनी बातें समझ गए तो मन में आपके प्रश्न आया होगा कि साहब इतनी सारी आपने कमियां बता दी कांट के बारे में, इतनी सारी चीजें बता दी, क्या कांट रिलेवेंट हैं आज के दौर में? तो हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे कांट की रिलेवेंस आज भी विद्यमान है, चाहे सिविल सोसाइटी में हो, चाहे गवर्नेंस में हो, चाहे किसी के व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में हो। आपने बहुत कुछ सीखा आज। क्या क्या सीखा आपने? कि हर एक इंसान को अपनी वैल्यूज पर फोकस करना चाहिए, अंत प्रेरणा से जो आवाज़ निकले उसी को सुनना चाहिए, उसी के आधार पर डिसीजन करना चाहिए, लोभ मोह में डिसीजन नहीं करना चाहिए। किसी का अगर आपने उधार लिया तो उसे चुका देना चाहिए, आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए। ये सारी अच्छी बातें ही तो बताई कांट ने। यानी कि ह्यूमन लाइफ की जो डिग्निटी है, उसकी जो इथिकल अवेयरनेस है, उसको जागृत किया कांट ने। और आपको पता होना चाहिए कि कांट के इसी मोरल कॉम्पिटेंस से जो एक बात निकल कर आती है, वो निकल कर आती कंसाइंस की। जब आप लोग एथिक्स पढ़ते हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे नोलन कमेटी के बारे में, तो नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल हैं,
वो 7 जो प्रिंसिपल हैं वो कहीं ना कहीं कांट के मोरल कॉम्पिटेंस से ही निकल कर आते हैं, यानी कि कंसाइंस बेस्ड डिसीजन को ही प्रेरित करते हैं कि हमारी अंतःप्रेरणा क्या कह रही है, उस आधार पे हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, यानी कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको जो नोलन कमेटी मिलती है वास्तव में उसमें कांट ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए नोलन कमेटी में, हमने वैसे पीडीएफ में डाल दिया है 7 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सेल्फनेस यानी कि बिना स्वार्थ के काम करना, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, तीसरा इंटीग्रिटी यानी कि बिल्कुल हर एक परिस्थिति में सत्यनिष्ठ बने रहना, चौथा है ओपननेस पारदर्शिता, पांचवा अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, छठा है ऑब्जेक्टिविटी हर एक चीज को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखना, जहां सर्वसम्मति हो उसे अपनाना, और लीडरशिप नेतृत्व का गुण। तो ये सारी चीजें अगर जिस व्यक्ति में होंगी तो व्यक्ति कांट के विचारों से रिलेवेंट नहीं हो जाएगा। जब उसके अंदर स्वार्थ होगा ही नहीं, भाई भतीजावाद आएगा ही नहीं, भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, ऑनेस्टी उसके अंदर है, इंटेग्रिटी है तो अपने कर्तव्यों से वो विमुख होगा ही नहीं, ओपननेस है तो पारदर्शिता तो बनी ही रहेगी, अकाउंटेबिलिटी है तो अपने कर्तव्य को करता रहेगा। तो ये जो फीचर हैं ये कांट के रिलेवेंट बनाए जाते हैं। अब अगर हम मोटे तौर पर पूरी की पूरी स्टोरी को समराइज करें तो आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने ये आज पढ़ा इस पूरी स्टोरी में कि कांट का जो निरपेक्ष आदेश है वो क्या है। निरपेक्ष आदेश को मोटे तौर पर ऐसे समझो कि हर एक व्यक्ति को साध्य मानकर काम करना चाहिए, हर एक चीज़ सार्वभौमिक होती है, व्यक्ति को शुभ संकल्प के आधार पर ही काम करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी अंतःप्रेरणा के आधार पर ही काम करना चाहिए। ये हो गया इनका कैटेगोरिकल इम्परेटिव सिस्टम। इन्होंने कई सारे फीचर बताए कि मानव जो कर्म करता है वो 3 कैटेगरी के आधार पर करता है। एक तो लालच के आधार पर करता है, दूसरा वो अपने हित के लिए करता है, तीसरा पहला इच्छा या भावना के हिसाब से करता है, दूसरा हित के लिए करता है और तीसरा अपनी अंतःप्रेरणा से करता है। ठीक है, यानी कि बिना परिणाम की चिंता किए। तीसरा काफी अच्छा है, ऊपर के 2 प्रशंसनीय है लेकिन नैतिक नहीं है, ये कांट कहते हैं। बाद में जब हम इनका क्रिटिसिज्म करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं अनैतिक नहीं है, ये भी नैतिक के साथ साथ प्रेरणादायी या उच्च माने जा सकते हैं। क्योंकि होता है कि वकील के कर्तव्य है कि वो अपने मुवक्किल को हर हाल में बचाए, उसकी ड्यूटी है, उसका एथिक्स है। तो हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को। जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है कि डॉक्टर की एथिक्स क्या कहती है कि चाहे आतंकवादी है चाहे कोई व्यक्ति है, उसका काम है ट्रीटमेंट करना। तो ये सोचकर वो थोड़ा ना ट्रीटमेंट नहीं करेगा कि ये आतंकवादी है, उसको अपनी डॉक्टर एथिक्स का उपयोग करना पड़ेगा। मेडिकल एथिक्स के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप उसको अपने काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ा। हमने ये भी देखा कि कांट ने नैतिकता से पूर्व की जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी बताई कि किसी भी व्यक्ति में स्वतंत्र संकल्प होना चाहिए, उसमें आत्मा के प्रति आस्था होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। हमने ये भी बताया कि मनुष्य को साधन और साध्य कैसे मानना चाहिए। हमने ये भी बताया कि स्वायत्तता का मतलब क्या होता है। हमने ये भी बताया कि स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। हमने ये भी आपको बताया कि साध्यों का साम्राज्य क्या होता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको आज डिस्कस कर ली। उम्मीद है कि आपको कांट का ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे हमें इन सभी विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है और कैसे अपने आप को एथिक्स के क्वेश्चन में बेहतर से बेहतर अंक की ओर प्रेरित होना है। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ ली। तो एक बार हम क्विक फास्ट मोड में यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जो जो स्लाइड हमने आपको पढ़ाई है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने कुछ स्लाइड से हट के पढ़ाया क्या। डेंटोलॉजी प्लस लॉजी साइंस ये मैंने बता ही दिया, साइंस ऑफ मीन्स होती है। ये हमने वही पार्ट जो आपको बताए थे, एक्शन थ्योरी क्या होती है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। कांट का नीति मीमांसा क्या है ये भी आपको बता दिया। शुभ संकल्प क्या है, तत्कालिक इच्छा वासना क्या है, निरपेक्ष आदेश क्या है, ठीक है, परीक्षा में सफलता असफलता सार्वभौमिकता का नियम क्या, ये सब हमने आपको बता दिया है। ठीक है, नीति मीमांसा का मूल्यांकन क्या, सब कुछ बता दिया। 2 प्रिंसिपल कौन कौन से थे ये कांट में होते हैं, इनको ही बता दिया। वास्तव में है क्या ना कि हम आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है स्लाइड को लेकर, क्योंकि हिंदी में आपको पता होना चाहिए नोट्स नहीं है। कांट कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंतर्गत इतने फीचर मोरल ड्यूटीज होनी चाहिए, यानी कि वो ईमानदार हो, नुकसान ना पहुंचाए किसी को, बिल्कुल फेयर हो,
दूसरों की रिस्पेक्ट करे, उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करे, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे हर हाल में। ये कहते हैं कि इतनी बातें हर एक पर्सन के अंदर मोरल ड्यूटी होनी ही चाहिए, कांट का मानना है। ठीक है। एप्लीकेशन कांट के इंडिविजुअल पे क्या है, मतलब कांट की जो थ्योरी है कैटेगरिकल इम्परेटिव की क्या अपना रिलेवेंस छोड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमोट करती है साइंटिफिक टेम्पर को, रैशनल थिंकिंग को। क्यों? क्योंकि कांट कहते हैं कि जब आप अपने अंदर से देख जानेंगे ना, तो आप अपनी बौद्धिकता के आधार पर डिसीजन लेंगे, आप तार्किकता के आधार पर डिसीजन लेंगे, ह्यूमंस कंसाइंस को डेवलप करेंगे, सामाजिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आपके अंदर से जब विचार निकलेगा नहीं किसी भी इंसान का दुख नहीं पहुंचाना है, तो आप दुख नहीं पहुंचाएंगे। स्वतंत्र रैशनल थिंकिंग होगी, मतलब हर एक व्यक्ति तथ्य और तर्क के आधार पर अपनी अपनी बातें कर पाएगा। डेवलपमेंट न केवल उसका होगा बल्कि जितने भी मोरल कंसाइंस हैं उस समय के अंतःप्रज्ञावाद, वो सब के सब भी डेवलप होंगे। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उस पर भी गिव एंड टेक्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, यानी कि साधन और साध्य का, वो कहीं टूटेगा और लोगों को अपनी अपनी मोरल ड्यूटीज पता चलेगी। जो सेल्फनेस है वो आएगा, मतलब जो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर लोग काम करते हैं ना, उसकी जगह पे निष्काम कर्म आएगा। ये चीज़ें फायदे में पहुंचाएंगी। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो सिविल सर्वेंट जो होगा वो ड्यूटीफुल बनेगा। जब उसके अंदर स्वार्थ होगा ही नहीं तो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। जितने भी सिविल सर्वेंट होंगे उनकी जो वैल्यू है वो हर हाल में अडिग रहेगी। ठीक है। वो जितने भी वर्क करेंगे अपने कंसाइंस से होकर करेंगे, बाहर से वो प्रभावित नहीं होंगे। तो ये सारी बातें कांट कहते हैं। आलोचना क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इनकी मोरल ड्यूटीज़ को लेकर, यूनिवर्सल ह्यूमन एक्शन को लेकर, एक्शन शुड बी इन इटसेल्फ को लेकर, सर्कमस्टेंसेस को लेकर, पर्पस ऑफ ह्यूमन एक्शन सिचुएशन को लेकर, कंसेक्वेंस को लेकर। जैसे होता है ना कि इन्होंने तो ये कहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि पर्पस भी अलग होता है, एक्शन भी अलग होता है। मैंने आपको बता दिया सिचुएशन डिपेंड करती हैं कि क्या हर स्थिति में साध्य और साधन एक ही होना चाहिए। ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे जर्मनीज में ज्यूज को हिटलर ने मारा, तो क्या वहाँ पे सत्य बोलना चाहिए? कोई ज्यूज मान लीजिए आपके घर में आकर उस समय रुक गया और कोई जर्मन नाजीवादी व्यक्ति आकर आपसे पूछा कि क्या अंदर ज्यूज है, तो आपने कह दिया नहीं साहब ज्यूज नहीं है, और क्या आप यहाँ पे सत्य बोलेंगे? कांट तो कहता है आपको सत्य बोलना चाहिए कि हाँ बताओ कि अंदर ज्यूज है, और अगर आपने सत्य बोल दिया तो वो तो नाजी ले जाकर उसको शेल्टर होम में मार देगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जाधव को इस समय गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। अब कोई ये कह दे कि कुमार जो जाधव हैं, कुलभूषण जाधव, वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को सब कुछ बता दें। उनको बताना चाहिए क्योंकि सच बोलना अनिवार्य है। तो आप बताइए, अगर वो सच बोल देंगे तो देश का नुकसान नहीं होगा? तो परिस्थितियां भी डिपेंड करती है कि कहाँ में सच बोलना है, कहाँ में सच नहीं बोलना है। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली ज़रूरत है। ठीक है। एब्सोल्यूट हम हर चीज़ कर नहीं सकते। यहाँ पे रिलेवेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मोरल कॉम्पिटेंस को बढ़ावा देता है, जिस कारण लोगों की कंसाइंस डेवलप होती है, लोग अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। हमारी जो नोलन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है सिविल सर्वेंट्स में, जो 7 प्रिंसिपल की बात की गई है, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से इंस्पायर हैं। चाहे वो सेल्फनेस की बात हो, ऑनेस्टी की बात हो, इंटीग्रिटी की बात हो, ओपननेस की बात हो, लीडरशिप की बात हो, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो, अकाउंटेबिलिटी की बात हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं कांट से रिलेटेड है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने आज एक कांट के पूरे टॉपिक को कवर किया। उम्मीद है कि कांट का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाँ किस तरीके से हमें कांट को पढ़ना है, किस तरीके से इनकी थ्योरी को समझना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो आप 1 से 2 बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखें, क्योंकि ये थ्योरी का टॉपिक होता है तो यहाँ पे कई बार ये लगता है कि हम भूल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम आपको बताएंगे गीता का निष्काम कर्म क्या है और उसकी कांट से तुलना क्या है। ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।